नमस्कार दोस्तों, मैं सतवीर चौधरी, लेक्चरर ऑफ एग्रीकल्चर साइंस। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं 12th एग्रीकल्चर का चैप्टर नंबर 1, जिसमें टॉपिक है आपका बीज। बीज क्या होता है, बीज की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उत्तम बीज के क्या क्या गुण होते हैं, बीज में आने वाली समस्याएं कौन कौन सी हैं, तथा एक उत्तम बीज पैदा करने की तकनीकें कौन कौन सी हैं और बीज कितने प्रकार का होता है, ये सारी अपन इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा कि बीज किसे कहते हैं। दाना, फल, पत्ती तथा पौधे का ऐसा कोई भी भाग जो अपने समान दूसरा स्वस्थ पौधा पैदा करने की क्षमता रखता है, उसे दोस्तों बीज कहते हैं। अगर अपन दूसरी भाषा में देखें इस चीज़ को, तो पुष्प के परिपक्व बीजांड को ही बीज कहा जाता है। बीज एक ऐसी चीज़ है जिसके पौधे की शुरुआत जहाँ से होती है वो केवल बीज से ही होती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो एग्रीकल्चर की है वो सोइल के बाद में बीज है। अगर मृदा स्वस्थ है तो बीज भी स्वस्थ होना ज़रूरी है। एक स्वस्थ बीज से ही स्वस्थ पौधे का निर्माण होता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, दाना, फल, पत्ती अथवा तने का वह भाग जो अपने समान दूसरा पौधा पैदा करने की क्षमता रखता है। आगे बात करते हैं, पुष्प के परिपक्व बीजांड को ही क्या कहा जाता है दोस्तों, बीज के नाम से जाना जाता है, जो अपने समान नया पौधा तैयार करे। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, एक उत्तम बीज के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। देखिए दोस्तों, उत्तम बीज का जहां नाम आ जाता है, इसका मतलब यह है कि अन्य बीजों से इस बीज में 15 से 20% अधिक उपज प्राप्त होती है। उपज 15 से 20%, तथा साथ साथ में उत्तम बीज की आनुवंशिक शुद्धता बहुत अच्छी होनी चाहिए, भौतिक शुद्धता अच्छी होनी चाहिए, उसके अंकुरण प्रतिशतता अच्छी होनी चाहिए, बीज की ओज है वो अच्छी होनी चाहिए, दाना सुडौल गोल चमकदार होना चाहिए और नमी की मात्रा भी उसमें अच्छी होनी चाहिए, तथा परिपक्व पूर्ण रूप से अच्छा होना चाहिए। ये एक उत्तम बीज की विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं को अपन गौर से पढ़ेंगे थोड़ा सा 1 बाई 1 करके, ताकि दोस्तों आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। पहले बात करते हैं आनुवांशिक शुद्धता। आनुवांशिक शुद्धता या जेनेटिक प्योरिटी सीड की वो चीज़ होती है कि किसी दूसरी फसल के बीज या किसी दूसरी किस्म के बीज तो बीज के अंदर मिक्स नहीं है ना, तो उसे कहते हैं आनुवांशिक शुद्धता, जेनेटिक प्योरिटी। और बीज की आनुवांशिक शुद्धता जहाँ तक पॉसिबिलिटी हो 100% ही रखनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों अपन भौतिक शुद्धता। बीज भौतिक रूप से शुद्ध हो, कैसे? बीज के अंदर कंकड़ पत्थर तथा अन्य फसलों के बीज, खरपतवारों के बीज, डस्ट या धूल आदि के जितने भी कण होते हैं उनको रिमूव कर देना चाहिए। उसके बाद जो बचती है उसे कहते हैं भौतिक शुद्धता। बीज भौतिक रूप से पूर्ण शुद्ध होना चाहिए। मिनिमम से मिनिमम 98% बीज की फिजिकल प्योरिटी या भौतिक शुद्धता दोस्तों होनी ही चाहिए, उसे एक उत्तम बीज की श्रेणी में रखा जा सकता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बीज ओज की, विगर सीड। बीज ओज का तात्पर्य सीधा सीधा बीज की उम्र से है। लगातार अपन किसी बीज को बार बार बोते आ रहे हैं, इसका मतलब उसकी विग्रस कैपेसिटी या बीज ओज कम होती जा रही है, बीज की चमक कम हो रही है, बीज की अगर उगने की क्षमता है वो कम हो रही है, तो उसे बीज ओज के अंदाज से देखा जाता है। तो एक अच्छे बीज की ओज अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं उच्च अंकुरण क्षमता। अपन ने जो बीज बो रहे हैं उसमें से कितने बीज उग रहे हैं वो उस बीज की अंकुरण क्षमता कहलाती है। तो बीज की अंकुरण क्षमता अच्छी होनी चाहिए। देखिए, अलग अलग बीजों की अलग अलग अंकुरण क्षमता होती है, जो अपन आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं नमी की मात्रा। दोस्तों, आपको पता है कि बीज को उगने के लिए नमी, प्रकाश तथा हवा की आवश्यकता होती है। ये तीनों चीज़ें बीज के अंकुरण में मदद करती हैं। अगर बीज में 10 से 12% अंकुरण जो खाद्यान्न फसलों के लिए निश्चित किया गया है वो मौजूद है, तो बीज का अंकुरण सही होगा। और अगर तिलहनी फसलों की बात जहाँ तक करी जाए तो उसमें 8 से 10% नमी की मात्रा होनी चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों आगे, कौन सी? रोग मुक्ता, फ्री फ्रॉम डिजीज। मतलब एक उत्तम बीज रोगों से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि अगर अपन रोगी बीज को उगाएंगे तो रोगी ही पौधा पैदा होगा। इसलिए बीज रोग मुक्त होना चाहिए, डिजीज से पूर्ण रूप से फ्री होना
चाहिए, किसी प्रकार की बीमारी बीज के लगी हुई नहीं होनी चाहिए दोस्तों। आगे बात करते हैं अपन परिपक्वता, मैच्योरिटी की। आपको पता है कि जब अपन बीज प्राप्त करते हैं तो उस समय ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि बीज पूर्ण रूप से परिपक्व होना चाहिए, मैच्योर होना चाहिए, क्योंकि एक परिपक्व बीज ही स्वस्थ पौधे को जन्म दे सकता है, एक परिपक्व भ्रूण ही स्वस्थ पौधे को जन्म दे सकता है। आगे बात करते हैं अपन वास्तविक उपयोगिता मान। बीज की देखो दोस्तों, रियल वैल्यू 75% से कभी कम नहीं होनी चाहिए, 75% से कम नहीं होनी चाहिए। ये वास्तविक उपयोगिता मान या रियल वैल्यू के बारे में अपन टॉपिक में ब्रीफ में आगे की तरफ डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अपन बीज की जीवन क्षमता। जिस बीज को आप बोने जा रहे हो उस बीज का क्या भ्रूण मर तो नहीं गया है, वो उसकी जीवन क्षमता है। अगर किसी बीज का भ्रूण मर चुका है तो उसकी जीवन क्षमता बिल्कुल क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। आगे अपन बात करते हैं भौतिक शुद्धता। भौतिक शुद्धता बीज की क्या होती है, फिजिकल कंडीशन क्या होती है। देखिए, जैसे मान लीजिए आपने एक बीजों का नमूना लिया और उस नमूने के अंदर आपने पाया कि कुछ खरपतवार के बीज, कुछ अन्य किस्मों के बीज, कुछ अन्य फसलों के बीज ये मौजूद हैं उसके अंदर। मान लीजिए आपने जो नमूना लिया उसका भार था 100 ग्राम केवल, और उस 100 ग्राम में से आपके कंकड़ पत्थर, खरपतवार और अन्य फसलों के बीज का भार 20 ग्राम निकाल दिया आपने अलग। तो कितना ग्राम बचा नमूने का भार, 80 बचा, क्योंकि 100 में से 20 को माइनस करते हैं ग्राम को तो 80 ग्राम बचता है। अब अपनी भौतिक शुद्धता का सूत्र क्या है, भौतिक शुद्धता बराबर शुद्ध बीजों का भार बटे हुए नमूने से लिए गए कुल बीजों का भार इंटू 100। तो इस सैंपल की अगर अपन भौतिक शुद्धता निकालते हैं तो क्या निकलेगी दोस्तों, देखिए कुल बीजों का भार नमूने का कितना था, 100 ग्राम था दोस्तों। शुद्ध का मतलब 20 माइनस करने के बाद शुद्ध अपने पास 80 ग्राम बीज बचा था इंटू 100। ठीक है दोस्तों, इनसे इसको क्रॉस कर देते हैं। इस नमूने का भौतिक शुद्धता 80% है, इसकी फिजिकल प्योरिटी 80% है। ऐसे सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। साथ साथ 12th आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर भी ये कैलकुलेशन है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसी भी बीज की अंकुरण प्रतिशतता कैसे निकालते हैं। अंकुरण प्रतिशतता क्या होता है, जितना बीज आपने बोया उस बीज में से कितना बीज उगा है वो उस बीज की अंकुरण प्रतिशतता या जर्मिनेशन परसेंटेज कहलाती है दोस्तों। आगे अपन बात करते हैं, जैसे मान लीजिए दोस्तों अगर आपने 100 बीज लिए, एक सैंपल लिया 100 बीजों का और उसको आपने उगा दिया। अब दोस्तों उन 100 बीजों में से आपने देखा कि उगने के बाद में केवल 90 बीज ही उनमें से उग पाए हैं, बाकी के 10 बीज नहीं उगे। तो उस नमूने की अंकुरण प्रतिशतता क्या होगी, तो देखो दोस्तों इसको सूत्र में रखते हैं अपन, फॉर्मूले के अंदर कैलकुलेट करते हैं। अंकुरण प्रतिशतता बराबर अंकुरित बीजों की संख्या बटे हुए कुल बोए गए बीजों की संख्या इंटू 100। इससे अपनी अंकुरण प्रतिशतता आ जाएगी। तो दोस्तों देखिए अंकुरण प्रतिशतता बराबर अंकुरित बीजों की संख्या, अंकुरित अपने कितने हुए थे, 90 बीज अंकुरित हुए थे। इसके बाद में बात करते हैं अपन क्या, कितने बीज थे टोटल, कुल बोए गए बीजों की संख्या कितनी थी, 100 थी इंटू 100। अपनी नमूने की अंकुरण प्रतिशतता 90% आ गई है दोस्तों। इस प्रकार से अपन किसी भी सैंपल की अंकुरण प्रतिशतता का टेस्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं अपन बीज की अंकुरण प्रतिशतता। इस प्रकार से आप ज्ञात करेंगे, ये अंकुरित बीज हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं अलग अलग फसलों की अंकुरण प्रतिशतता अलग अलग होती है। जैसे आप मान लो गेहूं, जौ और चना, गेहूं और जौ चने की अंकुरण प्रतिशतता 85% होती है, सबसे अधिकतम इनकी ही होती है। आगे बात करते हैं धान, ज्वार, तिल तथा बरसिम की अंकुरण प्रतिशतता
केवल 80% होती है दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करें बाजरा, मूंग, मोट, उड़द, अरहर और चावला की अंकुरण प्रतिशतता 75% होती है दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करें मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी तथा गंवार की अंकुरण प्रतिशतता 70% होती है दोस्तों। आगे बात करें कपास, जिसकी सबसे कम अंकुरण प्रतिशतता होती है, वो कितनी दोस्तों, वो होती है 65%। आपसे ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जा सकते हैं कि कपास की अंकुरण प्रतिशतता कितनी होती है, आपका जवाब होना चाहिए 65। देखिए एक सामान्य बीज की अंकुरण प्रतिशतता 60 से 90% तक होती है दोस्तों, तथा एक अच्छा या उत्तम बीज आप किसको कहेंगे, जिसकी अंकुरण प्रतिशतता कम से कम 85% हो, उस बीज को अपन एक अच्छा या उत्तम बीज की श्रेणी में रख सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों वास्तविक उपयोगिता मान क्या है। वास्तविक उपयोगिता मान, जैसा कि अपन ने पहले डिस्कस किया था कि अगर सीड की रियल वैल्यू निकालनी है तो वो कैसे निकालेंगे अपन, आपके ये प्रैक्टिकल में दिया हुआ है आगे की तरफ, और आपको साथ साथ थ्योरी में भी इसके बारे में पढ़ना है। वास्तविक उपयोगिता मान का सूत्र पहले देखिए आप, अंकुरण प्रतिशतता इंटू भौतिक शुद्धता बटे 100, ये वास्तविक उपयोगिता मान का सूत्र है। जैसा कि अपन ने पिछली कैलकुलेशन के अंदर डिस्कस किया था कि बीज का भौतिक शुद्धता तो कितना आया था, 80% आया था, अंकुरण प्रतिशतता कितना आया था, 90 आया था। दोनों वैल्यू आपके पास हैं, तो आप अब इसकी रियल वैल्यू या वास्तविक उपयोगिता मान कैसे निकालोगे। अंकुरण प्रतिशतता थी आपके पास 90 इंटू 80 बटे 100, सूत्र में आपने वैल्यू रख दी। अब इनको एक एक को काट लीजिए। इस बीज की रियल वैल्यू 72% है, मतलब 72% है इस बीज की। इसका मतलब क्या ये बीज उगाने लायक है, क्या इस बीज को अपन उत्तम बीज कहते हैं, नहीं दोस्तों। अपन उत्तम बीज की श्रेणी में किसको रखेंगे, जिस बीज की वास्तविक उपयोगिता मान 75% से अधिक होता है, वह बीज उत्तम बीज की दृष्टि से बिल्कुल पूर्ण रूप से शुद्ध बीज है। इस बीज को अपन उत्तम बीज नहीं कह सकते, क्योंकि 75% से कम वास्तविक उपयोगिता मान बीज का नहीं होना चाहिए दोस्तों। आगे अपन बात करते हैं बीज उत्पादन कैसे किया जाता है, सीड प्रोडक्शन कैसे किया जाता है। देखिए दोस्तों, सीड प्रोडक्शन एक नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं है। इसके लिए जनक, प्रजनक और साइंटिस्ट, इन लोगों की आवश्यकता होती है, जिन्होंने सीड साइंस या बीज के बारे में, ब्रीडिंग के बारे में काफ़ी डिटेल से अध्ययन कर रखा है, वो लोग ये काम करते हैं। जैसे आपको नई वैरायटी कोई रिलीज़ करनी है, नई वैरायटी डेवलप करनी है, तो उसके लिए आपको साइंटिस्ट या प्रजनक की आवश्यकता पड़ती है। साइंटिस्ट या प्रजनक पहले नई बीज बहुत कम क्वांटिटी में विकसित कर पाता है, बहुत कम मात्रा में विकसित कर पाता है। उसके बाद उसकी जनरेशन को पुनः बार बार उगा के और लास्ट तक किसान तक कैसे पहुंचता है, वो सब चीज़ें अपन इसमें डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, बीज की अलग अलग प्रकार की संततियां हैं, जिसमें पहला है मूल केंद्रीय बीज, इसको न्यूक्लियर सीड के नाम से जाना जाता है। प्रजनक बीज, इसे ब्रीडर सीड के नाम से दोस्तों जाना जाता है। फाउंडेशन सीड या आधार बीज के नाम से जाना जाता है, इसे मात्रक बीज भी कहते हैं। और इसकी नेक्स्ट जनरेशन है प्रमाणित बीज। अपने हिंदुस्तान की बात करें, जहाँ तक इंडिया की, उनमें ये 4 सीरीज चलती हैं। और अगर विदेशों में क्या करते हैं, संतोषजनक आनुवंशिक शुद्धता प्राप्त करने के लिए पहले एक पंजीकृत बीज और इसके अंदर ऐड किया गया है दोस्तों। ये किस प्रकार से है, कैसे है, देखिए आप। नई वैरायटी मान लीजिए आपको डेवलप करनी है, तो साइंटिस्ट या प्रजनक क्या करेगा, सबसे पहले प्रजनक मूल केंद्रक बीज उत्पन्न करेगा। ये मूल केंद्रक बीज केवल जो रजिस्टर्ड संस्थान हैं या जिनमें अनुसंधान का कार्य होता है, जैसे उदाहरण के तौर पे ICAR, IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चर, जैसे तुम्हारा RARI, राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये संस्थान ऐसे संस्थान हैं, इनकी देखरेख में इन बीजों का उत्पादन किया जाता है। तो साइंटिस्ट या प्रजनक ने मूल केंद्रिक बीज उत्पन्न किया।
इसके गुणन से जो बीज या जो संतति प्राप्त हुई वो है प्रजनक बीज, या इसे ब्रीडर सीड के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और ये बीज जो मूल केंद्रक बीज होता है ये आनुवांशिक दृष्टि से 100% शुद्ध होता है तथा भौतिक दृष्टि से भी 100% क्या होता है, शुद्ध होता है दोस्तों। नेक्स्ट, जब इस बीज का गुणन किया जाता है, इसको उगाया जाता है किसकी देखरेख में, केवल प्रजनक की देखरेख में उगाया जाता है, ब्रीडर की। कहाँ उगाया जाता है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में, एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर के अंदर, या किसी कंपनी के फार्मर की फार्म के अंदर उगाया जाता है। और इसकी संतति कौन सी है, प्रजनक बीज या ब्रीडर सीड। ब्रीडर सीड क्या होता है, इस बीज पे सबसे पहले बात करें अपन, इसकी पहचान है, इस पे सुनहरे पीले रंग का टैग होता है। कैसे रंग का होता है, सुनहरा पीला। दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सुनहरा पीले रंग का आपको टैग दिखाई दे रहा है, किस बीज की संतति है, मूल केंद्रक बीज की संतति है। और ये भी 100% आनुवंशिक दृष्टि से भी शुद्ध होता है तथा 100% भौतिक दृष्टि से भी ये बीज शुद्ध होता है। नेक्स्ट इसकी जनरेशन है आधार बीज। इस बीज के ऊपर सफ़ेद रंग का टैग होता है दोस्तों, इसके बोरे या थैलों पर सफ़ेद रंग के टैग होते हैं, वाइट कलर का टैग से प्रदर्शित किया जाता है। और इसे मात्रक बीज के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, मदर सीड या मात्रक बीज। ठीक है दोस्तों, प्रजनक बीज का गुणन किया अपन ने, वही रजिस्टर्ड संस्थान की देखरेख में किया, प्रजनक की देखरेख में किया, या टेक्निकल जो फार्मर्स होते हैं वो इसकी अप्रूवल लेते हैं। कैसे लेते हैं, इसके बाद में देखिए आप, प्रजनक बीज का गुणन करके आधार बीज अपन ने प्राप्त कर लिया। आधार बीज की आनुवंशिक शुद्धता 99% होती है तथा भौतिक शुद्धता 98% होती है दोस्तों। इस बीज का, आधार बीज का, ये भी किसानों को उपलब्ध नहीं होता। इसका गुणन करके प्रमाणित बीज अपन प्राप्त करते हैं। ये बीज ज़्यादातर वही एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या फार्मर्स जो रजिस्टर्ड फार्मर होते हैं उनके खेतों में तैयार किया जाता है, और इससे तैयार होने वाला बीज प्रमाणित बीज कहलाता है। और ये प्रमाणित बीज किसानों को प्राप्त होने वाला बीज है। जो किसानों को प्राप्त होता है केवल कौन सा बीज होता है, प्रमाणित बीज प्राप्त होता है। लेकिन ये तो अपने भारत देश की कहानी है, विदेशों में क्या होता है, दूसरे अदर कंट्रीज की एक संतोषजनक आनुवंशिक शुद्धता या प्रमाणीकृत करने से पहले बीज को, आधार बीज की एक जनरेशन और उगाई जाती है जिसका नाम है पंजीकृत बीज, और फिर पंजीकृत बीज को प्रमाणित बीज इससे तैयार किया जाता है। और इस पे पर्पल कलर या बैंगनी कलर का टैग होता है, बैंगनी कलर का टैग होता है। प्रमाणित बीज पे नीले रंग का टैग होता है दोस्तों। आगे बात करते हैं, प्रमाणित बीज को प्रमाणित कौन करता है। प्रमाणित बीज को प्रमाणित करने वाली संस्था है राष्ट्रीय स्तर पर NSC, नेशनल सीड कॉरपोरेशन, भारत में जो नई दिल्ली के अंदर स्थित है, और इसकी स्थापना 1963 में हुई थी। ये बीज के ऊपर सर्टिफाइड का टैग लगा देती है दोस्तों। आगे अपन बात करते हैं, राजस्थान में ऐसी कौन सी एजेंसी है जो बीज को प्रमाणित करने का कार्य करती है। वो संस्था है दोस्तों RSSC, राजस्थान स्टेट सीड कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना 1978 के अंदर हुई थी। अब इसमें दोस्तों क्वेश्चन किस प्रकार से आपको पूछ सकता है, एक उत्तम बीज किसे कहते हैं। उत्तम बीज वह बीज जिसमें 15 से 20% अधिक उपज प्राप्त हो। किसानों को उपलब्ध होने वाला बीज कौन सा है, प्रमाणित बीज ही किसानों को उपलब्ध होता है, बाकी कोई बीज किसानों को उपलब्ध नहीं होता। मूल केंद्र के बीज की संतति कौन सी है, प्रजनक बीज मूल केंद्रीय बीज की संतति है। प्रजनक बीज की संतति कौन सी है, आधार बीज है। क्वेश्चन पूछ ले, प्रमाणित बीज किस बीज की संतति है, आधार बीज की संतति है। किसानों को उपलब्ध होने वाला बीज कौन सा है, प्रमाणित बीज है। संतोषजनक आनुवंशिक शुद्धता के लिए कौन सा बीज की जनरेशन उगा के देखते हैं, पंजीकृत की उगा के देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, अगर इनके टैगों की बात करें, मूल केंद्रक पर किसी प्रकार का कोई टैग नहीं पाया जाता है दोस्तों। इसके अलावा प्रमाणित बीज के ऊपर, प्रमाणित बीज नीचे दे रखा है, यह है प्रजनक बीज के ऊपर किस प्रकार का, सुनहरा पीले रंग का टैग पाया जाता है दोस्तों। आधार बीज या मात्रक बीज या मदर सीड के नाम से जिसको जाना जाता है, उसके ऊपर सफ़ेद रंग का टैग पाया जाता है दोस्तों। प्रमाणित बीज पे नीले रंग का टैग पाया जाता है। अब किसानों को प्रमाणित बीज इस भारत में कितना उपलब्ध हो रहा है, ये देखिए, केवल अपने भारत देश में 12% किसानों को, कितने प्रतिशत,
12% किसानों को ही प्रमाणित बीज उपलब्ध हो रहा है। अब देख लिया अपना देश कितना पीछे चल रहा है कि अपन किसानों को केवल 12% बीज ही उपलब्ध करवा पा रहे हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं अपन कि बीज उत्पादन करने की वैज्ञानिक तकनीकी कौन कौन सी हैं। तो बीज उत्पादन हर एक आदमी की कहानी है, प्रजनक उत्पादित करता है, यह मैं आपको पहले ही बता चुका हूं दोस्तों। तो जैसे बीज का चुनाव, पहली चीज क्या है, सिलेक्शन ऑफ सीड। बीज का सिलेक्शन करते समय ये ध्यान रखें उत्पादन करते समय कि क्या इस वैरायटी के आसपास में कोई दूसरी वैरायटी तो नहीं है। जिस खेत में आप बीज उत्पादन कर रहे हो उस भी खेत के अंदर किसी प्रकार के रोग की, किसी प्रकार के कीट की कोई समस्या तो नहीं है। क्या आपके पास सारी फैसिलिटीज उपलब्ध हैं या नहीं है। जो बीज आप उत्पादन कर रहे हैं उसकी पूर्ण जानकारी आपको होनी चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट अपन बात करते हैं उन्नत सस्य क्रियाएं। इसको एक बार अपन होल्ड पे रखते हैं, इसका डिस्कशन अगले स्लाइड के अंदर करते हैं अपन। उन्नत सस्य क्रियाएं, उन्नत सस्य क्रिया का मतलब है जिस क्षेत्र में आप बीज उत्पादन करने का कार्य करने जा रहे हो उस खेत की अच्छी प्रकार से जुताई होनी चाहिए, मिट्टी उसकी अच्छी होनी चाहिए, उसकी संरचना, कणाकार, वायु, आयु अच्छी होनी चाहिए, उसमें जिस पानी का आप प्रयोग करने जा रहे हो वो पानी सिंचाई की दृष्टि से पूर्ण रूप से शुद्ध होना चाहिए, खेत का पीएच मान अच्छा होना चाहिए, तब आप बीज उत्पादन का कार्य कर सकते हैं। साथ साथ में आपको दोस्तों बताऊं घाई का कार्य जिसको थ्रेसिंग के नाम से जानते हैं। अगर आपने बीज उत्पादन कर लिया, सीड प्रोडक्शन कर लिया, उसके बाद में उसको चारे से अलग करने के लिए दाने को अपने को जो थ्रेसिंग वाले औजार काम में ले रहे हैं आप उनको भली प्रकार से साफ कर लेना चाहिए। साथ साथ में आप जब उन्नत सस्य क्रियाएं करते हो तो जिस सीड ड्रिल के माध्यम से आपने बीज की बुआई की है तो वो सीड ड्रिल भी बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। उसमें अन्य किस्मों के बीज या दूसरे खलियानों में वो काम की भी नहीं होनी चाहिए। अगर काम किया भी है थ्रेसर ने दूसरे खलियान के अंदर तो वो उसको पूर्ण रूप से साफ सुथरा करके फिर ही अपने खेत के अंदर काम करे जिसमें आप सीड प्रोडक्शन का कार्य कर रहे हैं। दोस्तों अब अपन बात कर लेते हैं आगे पृथक्करण दूरी या आइसोलेशन डिस्टेंस क्या होती है। देखिए दोस्तों आइसोलेशन डिस्टेंस या पृथक्करण दूरी वो चीज़ होती है बीज की आनुवंशिक शुद्धता को मेंटेन करने के लिए या बनाए रखने के लिए दो किस्मों में आपस में क्रॉस पोलिनेशन या पर परागण नहीं हो जाए, इसलिए कुछ उचित दूरी पे लगाया जाता है किस्मों को, उसे कहते हैं क्या, आइसोलेशन डिस्टेंस या पृथक्करण दूरी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों देखिए किस प्रकार से, ऐसे ये वैरायटी अलग है, ये वैरायटी अलग है, ये वैरायटी अलग है, तो इनमें एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन कर रखा है, आपस की दूरी मेंटेन कर रखी है। ये दूरी स्वपरागित जो फसलें होती हैं उनमें कम रखी जाती है तथा पर परागण वाली फसलों में ज़्यादा रखी जाती हैं ताकि क्रॉस पोलिनेशन ना हो, ताकि वैरायटी अपनी डिस्टर्ब ना हो। दोस्तों इस प्रकार से, इसी प्रकार से इसमें देख सकते हैं आप दोस्तों, एक रो ये लगा रखी है, दूसरी रो ये लगा रखी है, तीसरी रो इस प्रकार से लगा रखी है। ठीक है दोस्तों आगे बात करते हैं अपन पृथक्करण दूरी किस फसल की कितनी होनी चाहिए। देखिए आधार बीज के लिए पृथक्करण दूरी अलग होनी चाहिए तथा प्रमाणित बीज के लिए पृथक्करण दूरी अलग होनी चाहिए। अब मैंने जैसा कि आपको बताया था स्वपरागण जिन किस्मों में पाया जाता है या जिन फसलों में पाया जाता है उनकी पृथक्करण दूरी कम रखते हैं तथा परपरागण वालों में ज़्यादा रखते हैं। देखिए जो गेहूँ, जई, धान इनमें स्वपरागण पाया जाता है तो इनकी आधार बीज की दूरी भी कितनी रखते हैं अपन, 3 मीटर रखते हैं, और इसकी भी कितनी रखते हैं, 3 मीटर रखते हैं। आगे देखो पृथक्करण दूरी हमेशा मीटर में ही रखी जाती है, इस बात का आप ध्यान रखें। मक्का की संकुल किस्में ये 400 मीटर रखते हैं दोस्तों, और इसकी कितनी रखते हैं, प्रमाणित बीज की 200 मीटर रखी जाती है। मक्का की अगर संकर किस्म बोई आपने, हाइब्रिड किस्म का अगर सीड उत्पादन करने जा रहे हैं आप दोस्तों तो इसकी रखते हैं 600 मीटर तथा प्रमाणित बीज की कितनी रखते हैं, 300 मीटर। आधार बीज की पृथक्करण दूरी प्रमाणित बीज से अधिक रखी जाती है हमेशा। दोस्तों आगे ज्वार की बात करें, ज्वार के आधार बीज की दूरी 200 मीटर है तथा प्रमाणित बीज की दूरी 100 मीटर है। नेक्स्ट दोस्तों चने की बात करें तो चना क्या है, एक स्वपरागित पौधा है, स्वपरागित है, सेल्फ पॉलिनेटेड, मतलब इसकी दूरी रखेंगे कितनी, 10 मीटर किसकी, आधार बीज की, और प्रमाणित बीज की रखेंगे दोस्तों 5 मीटर। नेक्स्ट बात करते हैं सोयाबीन और मूंगफली, ये भी क्या है, स्वपरागण पाया जाता है, सेल्फ पॉलिनेशन पाया जाता है, ऑटोगेमिक क्रॉप कहते हैं इसको, तो इसकी भी दूरी कितनी होनी चाहिए, 3 मीटर होनी चाहिए, और इसकी भी दूरी कितनी होनी चाहिए,
3 मीटर। दोस्तों इस प्रकार से आता है, ये क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में भी। जैसे पूछ लिया ज्वार के आधार बीज की पृथक्करण दूरी कितनी होनी चाहिए, तो दोस्तों आपका जवाब क्या जाएगा, 200 मीटर दूरी होनी चाहिए। इस प्रकार से इसे पृथक्करण दूरी के नाम से संबोधित किया जाता है। आगे अपन बात करते हैं दोस्तों, बीज की सुसुप्तावस्था या डोरमेंसी क्या होती है। देखिए दोस्तों, बीज को सभी प्रकार की अनुकूल दशाएं मिलते हुए भी वो अंकुरित नहीं हो पाता, उसे डोरमेंसी या सुसुप्तावस्था के नाम से जाना जाता है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि बीज को अंकुरित होने के लिए हवा, प्रकाश तथा नमी की आवश्यकता होती है। जब ये सारी चीज़ें, तीनों चीज़ें कौन कौन सी, एक तो आपको मिल रही है हवा, प्रकाश और नमी, तीनों चीजें मिलते हुए भी बीज अंकुरित नहीं हो पा रहा, इसलिए इसको क्या कहते हैं अपन, डोरमेंसी कहते हैं। अब डोरमेंसी अलग अलग प्रकार की होती है दोस्तों। देखो पहले तो बीज की संरचना देखिए आप, ये कोई बीज है, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एम्ब्रियो, जिसको नाम से जाना जाता है भ्रूण के नाम से। ये बाह्य सीड कोट है, जिसको बीज चोल के नाम से भी जाना जाता है। जो आउटर लेयर आपको दिखाई दे रही है दोस्तों, ये वाली, इस आउटर लेयर के ऊपर बीज के अंदर फूड स्टोरेज मतलब भोजन भरा हुआ है। दोस्तों कई बार क्या होता है, जब मान लीजिए ये भ्रूण पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं हुआ है, अपरिपक्व रह गया है और बीज ने अपना पूरा आकार ले लिया है, बीज पूरी मैच्योरिटी ले ली हो, लेकिन भ्रूण क्या रह गया हो, अपरिपक्व रह गया हो, कच्चा, तो ऐसी कंडीशन में बीज अंकुरित नहीं हो पाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, जब इसके अंदर, बीज के अंदर भोजन भी अच्छी मात्रा में मौजूद है तथा उसकी एम्ब्रियो भी पूर्ण रूप से विकसित है, परिपक्व है, लेकिन बीज का बाह्य आवरण बहुत कठोर है, जिसको तोड़कर एम्ब्रियो जर्मिनेट नहीं हो पा रहा या अंकुरित नहीं हो पा रहा, तो ऐसी कंडीशन में भी क्या बोलते हैं अपन, डोरमेंसी बोल सकते हैं इसको। देखो डोरमेंसी कितने प्रकार की होती है। पहली है प्राथमिक सुसुप्तावस्था या प्राइमरी डोरमेंसी। प्राइमरी डोरमेंसी लगभग जैसे कि हवा, प्रकाश, पानी की आवश्यकता होती है, या मान लीजिए सीड कोट हावी हो गया उसका बीज का, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ये प्राथमिक सुसुप्तावस्था पैदा हो जाती है, बीज को उगने नहीं देती है। द्वितीयक सुसुप्तावस्था या सेकेंडरी डोरमेंसी की अपन बात करें तो यह एक प्रकार से उत्पन्न की गई डोरमेंसी है। इसमें सभी प्रकार की ये सारी चीज़ें मिलते हुए भी वो अंकुरित नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब ये क्या है, इनफोर्स डोरमेंसी है। आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट, बलकर सुसुप्तावस्था या इनफोर्स डोरमेंसी। जब बीज को आपने गहराई में बो दिया, एक बीज को आपको पता है बुआई के लिए गहराई की आवश्यकता पड़ती है कि इतनी मिट्टी इसके ऊपर डलनी चाहिए, अगर आपने ज़्यादा डीप किसी बीज को बो दिया तो वो अंकुरित नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब उसे बलकरत सुसुप्तावस्था के नाम से दोस्तों जाना जाता है। इस प्रकार से सुसुप्तावस्था बीज के ऊपर हावी हो जाती है और बीज को अंकुरित नहीं होने देती है दोस्तों। अब इसे दूर कैसे किया जा सकता है दोस्तों, इसे दूर करने के लिए दोस्तों देखो आप कर सकते हैं क्या, सबसे पहला उपाय, आप कम तापमान पे बीजों को रखें। कम तापमान, जब कम तापमान पर आप बीजों को रखते हैं तो इसे बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। इस प्रोसेस को स्ट्रेटिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। बीजों को आप 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखें तो इनकी सुसुप्तावस्था दूर हो सकती है। दूसरा है उपाय दोस्तों आपके पास खुरचना, मतलब इसको बोलते हैं स्केरिफिकेशन। आप बीज का अगर बाह्य आवरण है तो उसको फर्श पे रगड़ें या हथौड़े के सहायता से बीज को तोड़ें, ऊपर वाले आवरण को। इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं क्या, खुरचना या स्केरिफिकेशन। आप दोस्तों स्केरिफिकेशन और स्ट्रेटिफिकेशन दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है। उसमें कम तापमान पे बीजों को रखा जाता है, इसमें खुरचने में क्या किया जाता है, बीजों को रगड़ा जाता है या हथौड़े की सहायता से तोड़ा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों अपन कुछ हार्मोन जैसे इथाइलिन हार्मोन या साइटोकाइनिन या जिब्रेलिन हार्मोन के माध्यम से भी सुसुप्तावस्था को तोड़ सकते हैं।
साथ साथ जैसे कपास के बीजों की सुसुप्तावस्था हटाने के लिए H2SO4 या सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे कुछ रसायन होते हैं जिनको सुसुप्तावस्था में काम में लिया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अपन ने इस चैप्टर के अंदर मृदा के बारे में पढ़ लिया, सस्य विज्ञान के बारे में पढ़ लिया और बीज के बारे में पढ़ लिया। अब इसकी जो प्रश्न उत्तरी है वो अपन सोल्व कराएंगे। जय हिंद, जय भारत।